हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम अपनी संविधान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी अनुच्छेद 36 से 51 और संविधान का भाग 4। भाग 1 में क्या है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, जो कि अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक, और भाग 2 जो कि नागरिकता है, अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक, और भाग 3 जो कि है अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक, जिसको कि मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। इसके बाद आता है भाग 4, जिसकी हम बात करने जा रहे हैं अभी, यानी डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसमें थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बात कर लेते हैं कि डीपीएसपी की आखिरकार आवश्यकता क्यों पड़ी और इसकी वर्तमान समय में क्या प्रासंगिकता है, और अभी इसमें जो भी सरकारें हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, किन किन पॉइंट्स के अंतर्गत वो क्रियान्वयन करती है। तो संविधान सभा जब गठित हुई थी तो उस समय इस पर चर्चा हुई थी कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार जो भी सरकार कार्य करेगी तो वो जनता के हित में रहेगा, क्योंकि अपने यहाँ डेमोक्रेसी है, भारत में लोकतंत्र है। तो जो भी फैसले होंगे वो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, जो भी प्रतिनिधि जनता चुनेगी वो जनता पर ही शासन करेंगे, तो वो जनता के पक्ष में होना चाहिए। अब अपने यहाँ मोनार्की तो थी नहीं, यानी राजतंत्र तो था नहीं, कोई राजा होता या उसकी प्रजा होती तो राजा अपने हिसाब से डील कर लेता। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जब तक लिखित चीजें नहीं हो तब तक शासन नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर संविधान सभा में इसीलिए डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि भाग 4 लिया गया है, उसको रखा गया। इसमें जैसे कि काम के बदले समान कार्य के लिए समान वेतन, या समान नागरिक संहिता, धार्मिक आधार पर न होकर के सभी नागरिकों को समान समझने वाली चीजें, या फिर अगर हम पर्यावरण से संबंधित ले लें, या इसके अलावा कोई भी पॉइंट अगर हम देखें, ग्राम पंचायतों का गठन, समान न्याय के लिए निशुल्क विधिक सहायता, इस तरह के पॉइंट जो लिए गए वो नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत रखे गए। क्योंकि अगर सरकार शासन करेगी तो समाज को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, या व्यक्ति के सामरिक महत्व के हिसाब से सभी को बराबर करने की कोशिश करेगी। इसीलिए मौलिक अधिकार पहले दिए गए, जो कि फंडामेंटल राइट्स हैं, जिनका उल्लंघन या हनन होने पर आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो जो नीति निर्देशक तत्व है वो राज्य के लिए जनता पर शासन करने का एक तरह से निर्देश है, इसीलिए इनका नाम निर्देशक तत्व रखा गया है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि भाग 4 में है। इस श्रृंखला का ये वीडियो नंबर 8 होगा संविधान श्रृंखला का। हम संविधान यहाँ अनुच्छेद 1 से लेकर के 395 तक बात कर रहे हैं। इससे पहले 7 वीडियोस आ चुके हैं। अगर उन वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट करके उनको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ जो भाग 4 है वो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है। अनुच्छेद 36 और 37 हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, यहाँ भी बता देते हैं क्या है। जिस तरह से मौलिक अधिकार जब शुरू हुआ था तो वहां अनुच्छेद 12 क्या था? राज्य की परिभाषा। उसी तरह यहाँ डीपीएसपी जब शुरू होता है 36 से, तो यहाँ भी उसी तरह राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य को परिभाषित किया गया है कि राज्य में क्या क्या चीजें आएंगी। तो अनुच्छेद 36 में भी राज्य, और 37 जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का लागू होना। और उसी तरह वहां अनुच्छेद 13 कहता था कि जो भी मूल अधिकार हैं उनसे असंगत विधि कोई भी बनेगी तो वो निष्क्रिय मानी जाएगी। यानी मूल अधिकार में जो भी चेंजमेंट करने का अधिकार होगा वो केवल और केवल संसद के पास होगा। संसद मूल अधिकारों को कम या सीमित नहीं कर सकती। ऐसी अगर कोई विधि बनाती है तो उसको निरस्त समझा जाएगा, ये कहता है अनुच्छेद 13। और उसी तरह यहाँ पर जो अनुच्छेद 37 है डीपीएसपी में,
वो ये कहता है कि राज्य के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों का लागू होना। अब इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि नीति निर्देशक तत्व जबरदस्ती हर राज्य पर थोप दिए गए हैं कि सभी राज्य नीति निर्देशक तत्वों का पालन करें ही करें, लेकिन राज्य अपनी जो भी आर्थिक परिस्थिति है या उस समय की जो स्थिति है उस हिसाब से नीति निर्देशक तत्वों के पॉइंट्स को लागू कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। यानी इसके उल्लंघन पर हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, वहीं मूल अधिकारों के हनन पर हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कहने का मतलब जो मूल अधिकार हैं वो वाद योग्य हैं, नकारात्मक हैं। वहीं अगर मौलिक कर्तव्य इनकी बात करें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की, तो ये वाद योग्य नहीं है और ये सकारात्मक है राज्यों के लिए। मौलिक अधिकार क्या होता है कि राज्य के विरुद्ध व्यक्ति को दिए गए अधिकार होते हैं, वो मौलिक अधिकार होते हैं। लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व है वो राज्य के लिए निर्देश मात्र हैं, राज्य उनको मानने के लिए बाध्य नहीं है। बाध्यकारी निर्णय ये राज्य के लिए नहीं है कि वो नीति निर्देशक तत्वों को माने ही माने। तो हमने यहाँ अनुच्छेद 36 और 37 की बात कर ली। अब हम देखेंगे यहाँ अनुच्छेद 38। 38 कहता है कि राज्यों को कल्याणकारी बनाने के लिए आर्थिक असमानता को समाप्त किया जाएगा, यानी अवसर की असमानता को समाप्त किया जाएगा। सेम बात यही कही गई है अनुच्छेद 14 में, जो कि फंडामेंटल राइट्स है, लगभग उसी को रिपीट करता है ये। अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया था कि विधि के समक्ष समानता एवं विधियों का समान संरक्षण, यानी जो विधि के समक्ष समता का मतलब है सभी लोग समान होंगे और विधि सबके लिए समान रूप से संरक्षण करेगी, यानी कानून सबके लिए एक होगा, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। और वही यहाँ कहा जा रहा है कि राज्य कल्याणकारी बनाने के लिए आर्थिक असमानता को समाप्त करेगा, यानी राज्य के पास ये अधिकार होगा कि वो आर्थिक असमानता को समाप्त करेगा और अवसर की समानता देगा, यानी अवसर की असमानता को समाप्त कर सकता है या करने का प्रयास करेगा। यानी आर्थिक रूप से जो भी राज्य पिछड़े हैं उसमें राज्य अपने तरीके से प्रयास कर सकता है, उस प्रयास किया भी गया। पिछले वीडियो में हमने बात की थी जो भूमि सुधार आंदोलन आया था, संपत्ति का अधिकार जो आया था, जिसमें राज्य ने क्या किया था कि बड़े लोगों के पास जो भी संपत्ति थी उसको लेकर के राज्य अपने अंडर में ले रहा था। राज्य के पास उस समय इतना पैसा नहीं था, तो राज्य पैसा ले करके यानी जमीन को अर्जित करके अपने ऊपर जो भी प्रॉपर्टी है उसको कमा करके जो भी गरीब वर्ग के तबके के लोग हैं, आर्थिक रूप से जो असमान वर्ग हैं, उनमें उनका वितरण करके एक तरह से राज्य में असमानता को दूर करने का प्रयास किया था। तो वो एक महत्वपूर्ण बिंदु था। तो यहाँ अनुच्छेद 38 में क्या हुआ कि अवसर की असमानता को समाप्त करेगा कौन? राज्य। तभी राज्य कैसा बनेगा? कल्याणकारी। कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है वो अनुच्छेद 38 में है। इसके अलावा अगर अनुच्छेद 39 की बात करें, अनुच्छेद 39 कहता है आर्थिक समानता के लिए राज्यों द्वारा लागू प्रावधान। अब ये तुरंत यहाँ अगले अनुच्छेद में इसने बता दिया। पहले अनुच्छेद में क्या कहा 38 में कि अवसर की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करेगा। अब 39 में कह रहा है कि कौन कौन से प्रयास करेगा, इसको भी इंगित कर रहा है। तो ये समय समय पर इसमें संशोधन भी हुए हैं। अब 39 के ए में आता है, स्मॉल ए है ये, इसमें आता है कि महिला और पुरुष व्यापार कर सकते हैं। व्यापार करने की स्वतंत्रता सभी को दी गई है। महिला और पुरुष क्या कर सकते हैं? व्यापार कर सकते हैं। और अगर याद हो आपको मौलिक अधिकारों में ये अनुच्छेद 19(1) जी, जहां पर व्यापार की स्वतंत्रता आता है, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 है। इसी के अंतर्गत आता है 19(1)(f) पार्ट, जो कि कहता है कि व्यापार की स्वतंत्रता, तो वो आपका मौलिक अधिकार है। इसीलिए यहाँ पर भी कह दिया गया कि व्यापार कर सकते हैं, तो इससे क्या कम होगा? आर्थिक असमानता, यानी पुरुष और महिला के बीच जो भी आर्थिक रूप से असमानता है वो कम होगी। बी में कहा गया है कि उत्पादन को इकट्ठा नहीं कर सकते, यानी जो भी आप कृषि कार्य करेंगे उसको आप इकट्ठा नहीं कर सकते।
बैंक में इकट्ठा कर सकते हैं। अब उत्पादन के लिए यहाँ पर केवल कृषि कार्य से समझें आप, यहाँ पर पैसे की बात नहीं हो रही है, पैसों का संग्रहण, क्योंकि उस समय बैंक थे जो कि प्राइवेट हाथों में थे। फिर 1969 में आजादी के बाद जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ तब सरकार के हाथों में बैंक चले गए। तो बैंक में संग्रहण हो सकता है, धन का संग्रहण हो सकता है बैंक में, लेकिन उत्पादन को आप घर में इकट्ठा नहीं कर सकते। ऐसा समझ लीजिए कि अगर गेहूं होता है आपके यहाँ, गेहूं, धान, मक्का, बाजरा, जौ, जो भी फसल आप करते हैं उसका उत्पादन आपकी जरूरत से अगर ज्यादा है तो आप उसको मार्केट में बेचेंगे ही बेचेंगे, उसका विक्रय करेंगे। आप स्वयं उसको एकत्रित नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते कि हम इसको नहीं बेचेंगे, अदरवाइज उस पे सरकार एक्शन ले सकती है, ये इसका मतलब हुआ। तो उत्पादन को इकट्ठा नहीं कर सकते। दूसरा, धन का संग्रहण नहीं कर सकते। यहाँ ये बात है कि धन का संग्रहण नहीं कर सकते। धन का संग्रहण का मतलब है कि आप घर में बोरे भरकर पैसे नहीं रख सकते, जैसा कि नोटबंदी में सामने आया था कि लोगों ने अपने यहाँ नोट, जो पुराने नोट थे वो सब भर के रख लिए, और जब नोटबंदी हुई तो वो सब बोरे में भर करके बाहर आए। यानी धन आप अपने यहाँ संचित नहीं कर सकते, इकट्ठा नहीं कर सकते, सरकार की नजर में आने के लिए उसको बैंक में कलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद डी पॉइंट, डी पॉइंट कहता है 39D, ये एग्जाम में आया हुआ है कई बार कि 39D में क्या है। महिला पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन। जनरली ऐसा माना जाता है कि पुरुषों की दक्षता जो कार्य करने की होती है वो महिलाओं की तुलना में अधिक होती है, इसलिए पुरुषों को जो वेतन भत्ते जो भी सरकारी नौकरियों में या प्राइवेट नौकरियों में उस समय क्या होता था कि ज्यादा मिलते थे और महिलाओं को कम दिया जाता था। तो अनुच्छेद बना दिया गया ये एक तरीके से कि समान कार्य के लिए समान वेतन, सेम काम करेंगे दोनों तो फिर उनको वेतन भी सेम ही मिलना चाहिए। 8 घंटे की ड्यूटी अगर उनकी है तो 8 घंटे की दूसरे की भी होगी, तो उस काम के लिए अलग अलग वेतन नहीं दिया जाएगा, समान दिया जाएगा। तो अब इससे क्या हुआ कि आर्थिक असमानता देखिए कम हो रही है, यानी समानता हो रही है। इसके अलावा बच्चों, महिलाओं, मजदूरों का शोषण नहीं किया जाएगा। अब ये मूल अधिकार भी है, बता दिया गया आपको। क्या बताया गया था? अनुच्छेद 23-24 अगर याद कर पा रहे हो तो शोषण के विरुद्ध अधिकार था, जिसमें कि बच्चों या महिलाओं का शोषण नहीं करेगा कोई। और यहाँ भी कह दिया गया 39E में कि महिलाओं और मजदूरों स्पेशली इस्तेमाल कर दिया गया इसमें कि मजदूरों का कोई शोषण नहीं करेगा। इसके अलावा 39F की अगर बात करें तो बच्चों के लिए निशुल्क टीकाकरण, यानी टीकाकरण जो भी बच्चे जन्म के समय या जन्म से 5 वर्ष तक या 10 वर्ष तक जो भी टीके लगते हैं वो निशुल्क लगाए जाएंगे, वो भी सरकारी हॉस्पिटल्स में अभी भी लगाए जाते हैं। तो निशुल्क टीकाकरण किया जाएगा, ये सरकार का काम है। अनुच्छेद 39 हो गया। अब 39A, ये समान न्याय के लिए निशुल्क विधिक सहायता, ये संशोधन करके आया था संविधान में, गरीबों के लिए था। अब यहाँ क्या था कि समान न्याय के लिए समान निशुल्क विधिक सहायता। एक व्यक्ति थे सुकादास, अरुणाचल प्रदेश के, इनके पास इतना पैसा ही नहीं था कि ये वकील को पैसा दे सकें, अपना केस लड़ सकें। तो ये बात जब जजेस के सामने पहुंची तो वहां संविधान में संशोधन करने की जरूरत पड़ी। तो उन्होंने कह दिया कि जिसके पास पैसा नहीं होगा, यानी आर्थिक रूप से इतनी समृद्ध नहीं होगा वो कि अपना केस स्वयं लड़ सके, तो उसके लिए सरकारी वकील फ्री में उसका केस लड़ेंगे। तो यहाँ समान न्याय के लिए निशुल्क हो गया, यानी न्याय सभी के लिए समान है, न्याय सबको मिलना चाहिए। इसलिए जो कानूनी सहायता है यानी विधिक सहायता, जो कि वकील ही कानून जानते हैं और वही न्याय के लिए लड़ सकते हैं, इसलिए उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया। कॉमन कॉज वर्सेस भारत संघ, ये मामला भी इसी से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर भी ये एक कॉमन कॉज मतलब ये एक सामान्य समस्या भारत में है कि लोगों के पास वकीलों को देने के लिए पैसे नहीं होते हैं, इसलिए वो केस नहीं लड़ पाते हैं। वैसे भी आप
न्याय व्यवस्था तो देख ही रहे हैं कि किस तरह की है अपने यहाँ। हमारे पास इतने पैसे ही नहीं होते हैं कि आम आदमी एक वकील करके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या यहाँ तक पहुँचे भी, क्योंकि जो वकीलों की फीस होती है वो इतनी हाई फीस होती है कि उसको पे नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए कुछ मामलों में निःशुल्क कर दिया गया है इसको। इसके बाद चलते हैं अनुच्छेद 40 की तरफ। अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायतों का गठन, यानी शहरी क्षेत्रों में या ग्रामीण क्षेत्रों में जो कि 3 स्तरीय या 2 स्तरीय ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा अनुच्छेद 40 में। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कई एग्जाम में, ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में है या अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है। तो ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है, सीधे याद कर लेंगे आप। इसके बाद अनुच्छेद 41 ये कहता है कुछ दशाओं में काम व लोक सहायता पाने का अधिकार। कुछ दशाओं में यानी स्पेशल केसेस में काम पाने का अधिकार। काम पाने का अधिकार, अब ये जो कांग्रेस सरकार थी 2005 में, उसने नरेगा बिल जो है पास किया था और 2007 से लेकर 8 तक ये पूरे भारत में लागू हो गया था। महात्मा गांधी नरेगा, नेशनल रोजगार गारंटी योजना, इसको लागू कर दिया गया था। तो ये काम दिया था सरकार ने अपनी तरफ से, न्यूनतम मजदूरी जो है इसमें निर्णित की थी कि इतनी मजदूरी, इससे कम कोई भी मजदूर मजदूरी नहीं लेगा। तो ये काम दिया सरकार ने। ये उनके लिए है जो कि कम पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, जिनके पास कोई भी काम करने के लिए नहीं है, यूं कहे तो एक स्किल नहीं है, तो वो नरेगा ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसमें सरकार अपनी तरफ से पैसे देगी काम के बदले दाम। या इसके बाद कहा गया काम के अलावा क्या, लोक सहायता। यहाँ लोक शब्द लिखा गया है, लोक का मतलब पब्लिक, पब्लिक हेल्प। अब पब्लिक हेल्प कुछ विशेष दशाओं में है, तो सबकी तो हेल्प नहीं कर देगी सरकार। जो काम करने लायक है वो अपना काम करें, जो व्यापार करने लायक है वो व्यापार करें, जो जिनके पास कोई स्किल है वो नौकरी करें। इसके अलावा जो लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, यानी हाथ पैर उनके काम नहीं कर रहे हैं, वृद्ध लोग 60 साल से ऊपर हो चुके हैं, जो जिनका शारीरिक श्रम अब जो नहीं कर सकते हैं, उनके लिए सरकार वृद्धा पेंशन योजना चलाती है और उनको पैसे देती है अकाउंट में। अभी भी ये वृद्धा पेंशन योजना चल रहा है, 60 साल के ऊपर जो लोग हैं उनको, उनका फॉर्म इसमें भरा जाता है। तो ये सरकार के काम है। तो ये सरकार क्या कर रही है, राज्य को कैसा बना रही है, कल्याणकारी राज्य, और आर्थिक असमानता को दूर कर रही है। यानी राज्य कैसा बन रहा है, कल्याणकारी, इन सब कामों से। इन्हीं का प्रयोग हो रहा है, जो कि इसमें अनुच्छेद लिखे हैं, इनका प्रयोग करके सरकार जो है राज्य को समृद्ध बना रही है, कल्याणकारी बना रही है। इसके अलावा आगे चलते हैं अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 में अब क्या हो गया कि काम की न्याय संगत दशाएं व स्त्री प्रसूति सहायता। काम की न्याय संगत दशाएं मतलब अगर कोई लेडीज काम पर है, नौकरी पर है, या किसी ऐसे कार्य में है जिसमें समस्या आती है, और यदि वह प्रेग्नेंट है, तो उसको काम के लिए न्याय संगत दशाएं मतलब भारी भरकम काम उसको नहीं दिया जाएगा, या ज्यादा दूर चलने वाला काम नहीं दिया जाएगा। तो ये हो गई न्याय संगत दशाएं। तो ये काम की न्याय संगत दशाएं। और स्त्री प्रसूति सहायता, यानी जब भी डिलीवरी होगी, बच्चे का जब जन्म होने का समय होगा, तो उस समय सरकार उसमें मदद करेगी। देखते हैं आप गांव में आशा बहुएं होती हैं, आंगनवाड़ी जो चल रहे हैं भारत सरकार से, तो यहाँ पर क्या होता है कि मदद दी जाती है सरकार के द्वारा कि जो भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनके लिए दलिया या समय समय पर इंजेक्शन, पोलियो दवाई, जो भी टीकाकरण की चीजें हैं, वो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट राज्य सरकार के द्वारा दी जाती हैं। और जब बच्चे का जन्म होता है उस समय भी जब हॉस्पिटल का जो भी खर्चा होता है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, डॉक्टर बिल्कुल निःशुल्क, दवाई निःशुल्क। उसके अलावा सरकार ऊपर से 3,000 5,000 रुपए भी देती है। तो ये हो गया
अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत दशाएं व स्त्री प्रसूति सहायता, ये सरकार कर रही है। तो इससे क्या हो रहा है, राज्य कैसा बन रहा है, कल्याणकारी राज्य बनाने की कोशिश की जा रही है। अनुच्छेद 43 की तरफ चलते हैं। तो इसमें कहा गया है कि मजदूरों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी का प्रावधान, यानी मजदूरों के लिए देखिए काम दे दिया यहाँ। और 43 में कह रहे हैं कि निर्वाह योग्य मजदूरी इतनी देंगे कि आपका गुजारा हो जाए। इसके अलावा गांव में लघु या कुटीर उद्योग का विकास, लघु उद्योग जैसे मछली पालन, बकरी पालन, भैंस पालन या इसके अलावा मुर्गी पालन, ये सारी चीजें लघु या कुटीर उद्योग, रेशम उद्योग, शहद उद्योग, ये सब कुटीर उद्योग में आते हैं, यानी इनका विकास किया जाएगा। इनके विकास के लिए सरकार ने ऋण वितरण प्रणाली यानी लोन सिस्टम जो कि पारदर्शी रूप से चलाया है। इससे राज्य कैसा बन रहा है, कल्याणकारी राज्य बनने की अवधारणा दिख रही है यहाँ। तो इस तरह से लघु या कुटीर उद्योग का विकास और निर्वाह योग्य मजदूरी, ये अनुच्छेद 43 ए भी जोड़ा गया। 43 ए क्या कहा गया कि निर्वाह योग्य मजदूरी तो हो गई, लेकिन शिकायतें ये आई कि मजदूरों के मैनेजमेंट में, यानी मजदूर जब काम करते हैं प्राइवेट कंपनीज हो, तो वहां पर क्या होता है कि मजदूरों की सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा जाता है। धूल में या किसी ऊंचाई वाली जगह में काम करते हैं तो सेफ्टी का कंपनियां ध्यान नहीं रखती हैं। तो ये पूरा एक गाइडलाइन बनाया गया कि अनुच्छेद 43 ए मजदूरों को प्रबंधन में भागीदारी, 1976 में 42वां अमेंडमेंट किया गया, संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया। इसमें मजदूरों का जो मैनेजमेंट होगा उसके लिए पूरा विधि बनाई गई कि अगर खतरनाक जगह पर कोयले की खान या रासायनिक केमिकल वाली फैक्ट्री में अगर कोई वर्कर कार्य कर रहा है तो क्या क्या सेफ्टी होंगी, किस तरह के वो कपड़े पहनेगा, मास्क लगाएगा, हेलमेट लगाएगा, या क्या क्या उसको प्रिकॉशंस दी जाएंगी, वो सारी चीजें इसमें 43 ए के तहत कही गई। इसके बाद 43 बी में कहा गया सहकारिता का प्रावधान, ये भी संविधान संशोधन के थ्रू आया। 97वां संविधान संशोधन 2011 में किया गया। सहकारिता का प्रावधान, सहकारिता यानी कोऑपरेटिव्स सहकारिता मंत्रालय है अभी वर्तमान में एक, जो कि अलग कर दिया गया है, बिल्कुल स्वतंत्र मंत्रालय है। इसमें अभी अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ जेपीएस राठौर, श्री जेपीएस राठौर जी जो हैं ये सहकारिता मंत्री हैं। तो यहाँ जो सहकारिता है, कोऑपरेटिव्स है, इसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर इसमें मिल करके काम करते हैं। हमारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, ग्रामीण बैंक होती हैं, नाबार्ड के थ्रू इसको संचालित किया जाता है। तो ये एक तरह से सहकारिता है, यानी कि पब्लिक डोमेन में मिल करके काम करना, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिल करके इसमें काम करते हैं। अब काम क्या होता है, जैसे कि उर्वरक, जो भी कृषि से संबंधित उपकरण है वो इसके थ्रू, सहकारिता कोऑपरेटिव्स के थ्रू कृषि क्षेत्र में पहुंचते हैं। उर्वरक जैसे कि यूरिया, डीएपी, एनपीके इत्यादि जो भी चीजें इसमें पड़ती हैं वो सहकारिता के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 43 हो गया, 44 पे चलते हैं। अनुच्छेद 44 कहता है समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी समान नागरिक संहिता। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा भारत जो है वो विभिन्न धर्मों से, विभिन्न जातियों में बटा हुआ है। यहाँ पर समान नागरिक संहिता यानी कि एक नागरिक के तौर पर सबको बराबर देखा जाए, किसी धर्म विशेष के आधार पर न देखा जाए। यानी कुछ इस तरह के कानून बना दिए जाएं जो हिंदू धर्म में या मुस्लिम धर्म में या ईसाई धर्म में, जैन, बौद्ध, कोई भी धर्म हो, सब में समान रूप से माने जाते हो। तो यहाँ समान नागरिक संहिता की अवधारणा रखी गई, जो कि संसद में पेश भी हुई और बिल भी पारित हुआ, लेकिन ये राज्यों पर छोड़ दिया गया। तो राज्य अपने राज्य की स्थिति, परिस्थिति, सामाजिक आर्थिक रूप से देखकर वहां पर अपने हिसाब से लागू कर सकते हैं। वर्तमान में जो समान नागरिक संहिता है ये सबसे पहले तो गोवा ने लागू करी और अभी हाल ही में
उत्तराखंड सरकार ने अपने यहाँ समान नागरिक संहिता को लागू कर दिया है। अब इसको लागू करने की जो आवश्यकता है वो क्यों है, समझिएगा। यहाँ पर जैसे अभी हाल ही में मुद्दा आया था 3 तलाक शाह बानो बेग का। मुस्लिम धर्म में जैसे 3 तलाक 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 बोल करके क्या हो गया, तलाक हो गया। तो ये भी कोई बात है? इस तरह से तलाक का होना सरासर गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना, हाई कोर्ट ने भी माना। तो यहाँ समान नागरिक होने के नाते, चूंकि नागरिकता तो सबकी एक ही है, भारतीय है, यहाँ धार्मिक आधार पर भेदभाव किया गया। तलाक तो हो गया, लेकिन यहाँ न्याय किसके साथ हुआ, एक महिला के साथ। तो यह बहुविवाह प्रथा यानी एक से अधिक विवाह करने का जो चलन पहले के समय में था, उसको भी इसके अंतर्गत गिना जाता है, जो कि अब बंद है लगभग। भारत में तो ऐसा नहीं होता है, कुछ कुछ विशेष जगहों पर अभी भी ये चलन में है, तो वहां राज्य अपने हिसाब से निर्णय ले सकता है। तो आप समझ रहे होंगे कि समान नागरिक संहिता की आखिरकार आवश्यकता क्यों है। धार्मिक आधार पर भेदभाव बहुत ज्यादा है, इसको समान एक लेवल पर लाने के लिए समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी की आवश्यकता पड़ेगी जरूर। अन्यथा क्या होगा कि समाज एक लाइन में नहीं चल पाएगा, उसमें समानता जो है वो नहीं आ पाएगी। तो हमने देखा अनुच्छेद 44 जो कि था समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 45 से लेकर के 51 तक अभी इसमें नीति निर्देशक तत्व में बच गए हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।